हेलो। बदामी के चालुक्य वंश का इतिहास हम अभी आपको पढ़ा रहे थे और चालुक्य वंश के इतिहास में हमने आप लोगों को मंगलेश तक का इतिहास पढ़ाया। आज जो हमारा टॉपिक है वो पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय को हम देखते हैं तो चालुक्य शासकों के इतिहास में उसका नाम सर्वोपर और शक्तिशाली शासक के रूप में लिया जाता है। हम चालुक्य वंश के इतिहास का अध्ययन करने पर यह पाते हैं कि चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय रहा है। अपने चाचा मंगलेश तक का चूंकि मैंने इतिहास पढ़ाया है और आपको मैंने बताया है कि मंगलेश के काल में चालुक्य वंश की सत्ता ने काफी अपना विस्तार किया था। तो अपने चाचा मंगलेश और उनके समर्थकों की हत्या करके 609 से या 610 के बीच में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बदामी की चालुक्य सत्ता का संचालन किया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच होने वाले गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप चालुक्य राज्य में चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति फैलती है। जिस समय पुलकेशिन द्वितीय राजा बनता है उस समय चालुक्य वंश के इतिहास में भय के बादल और विपत्ति के बादल मंडरा रहे होते हैं। ऐहोल के लेख में कहा गया है कि जब पुलकेशिन ने मंगलेश के छत्र को भंग किया तब संसार आर्यकुल के अंधकार के से ढक गया। स्थानीय सामंतों ने अपनी सत्ता घोषित कर दिया। जहां तक चालुक्य राज्य की राजधानी वातापी पर है वहां पर अपायिक और गोविंद नामक दो शासकों ने एक साथ मिलकर के उसी समय आक्रमण की योजना बनाई और वो भीमरथी नदी के उत्तरी तट तक आ गए। लेकिन सौभाग्य ये था चालुक्य वंश का कि पुलकेशिन द्वितीय में वो सभी गुण विद्यमान थे जिसके कारण वो अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहता और तत्कालीन परिस्थितियों पर वो नियंत्रण स्थापित करता है और उससे वो निपटता है। पुलकेशिन द्वितीय के सामने जो समस्या होती है उस समय दो होती है। पहली तो होती है गृह राज्य की रक्षा, अर्थात मंगलेश को हरा करके जो राज्य उसको मिलता है उसकी रक्षा होती है कि वो उसका अब संचालन या उसकी रक्षा कैसे करेगा। और दूसरा ये है जो स्वाधीन सामंत होते हैं जो चालुक्य वंश की कमजोर सत्ता का लाभ उठा करके अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं, उनको वो कैसे फिर अपने अधीनता में लाए। तो सामंत जो स्वाधीन होते हैं उन पर अंकुश लगाना या उनको अपनी सत्ता में फिर से अपनी अधीनता में लाना, ये पुलकेशिन द्वितीय का उद्देश्य होता है। पुलकेशिन ने इन दोनों कार्यों को या दोनों उद्देश्यों को बड़ी कुशलता के साथ पूरा किया। उसने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया बल्कि अनेकानेक युद्ध के द्वारा भी अपने राज्य का वो चारों तरफ विस्तार करता है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय का जो हमने सामान्य रूप से गद्दी पर बैठता है उस समय की स्थितियों पर हम चलते हैं। लेकिन अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों को देखते हैं तो पुलकेशिन द्वितीयों की उपलब्धियों का जो हमें पूरा डिटेल मिलता है किसमें मिलता है, वो ऐहोल लेख में मिलता है जिसको कि ऐहोल प्रशस्त लेख बोला गया है। इस ऐहोल लेख में ये बताया गया है कि उसने भीमरथी नदी के उत्तर में अपायुक को परास्त किया और उसके सहयोगी गोविंद को अपनी ओर मिला लिया। जो दोनों लोग उसके ऊपर संयुक्त आक्रमण करते थे उनमें से उसने एक को परास्त किया लेकिन दूसरे को अपनी ओर मिला लिया।
इन दोनों शासकों को, अप्पायिक और गोविंद को अगर हम देखते हैं तो वो संभवतः दक्षिणी महाराष्ट्र के स्थानीय शासक रहे होंगे, जिन्होंने उस समय की चालुक्य परिस्थितियों का लाभ उठा करके अपनी शक्ति को आजमाने का प्रयास किया होगा। तो इस प्रकार से कूटनीति के द्वारा पुलकेशिन ने दोनों को ही परास्त किया और अपनी राजधानी को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। अब इसके बाद जो पुलकेशिन का अभियान चलता है वो होता है कदंब राज्य। कदंब राज्य पर उसका पहला अभियान चलता है। पुलकेशिन का सबसे पहले जो संघर्ष होता है वो कदंबों से होता है। कदंबों पर आक्रमण करके उसकी सेना कदंबों की राजधानी बनवासी नगर को घेरती है और उसे चालुक्य राज्य में मिला देती है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कदंब राज्य को जीतने के पश्चात उसको अपने सामंत और जो सेवक होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का जो अगला अभियान होता है वो होता है आलुप और गंग पर। कदंब राज को जीतने के पश्चात पुलकेशिन आलुप और गंगराज या गंग वंश के राजाओं को जीतता है। ऐहोल लेख के अनुसार ये बताया गया है कि आलुप और गंगों पर उसने विजय प्राप्त किया था। आलुप को हम देखते हैं तो वो संभवतः पहले कदंबों के सामंत रहे हैं और कदंब राज्य को पराजय के पश्चात उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा आलुप शासक को पराजित किया जाता है। अगर आलुप शासक का हम नाम देखते हैं तो शायद वो कुंदक वर्मन होता है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा गंग शासक दुर्योनीत को अपनी अधीनता मानने के लिए मजबूर किया जाता है और दुर्योनीत के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार गंग शासक के साथ पुलकेशिन द्वितीय की जो है वो रिश्तेदारी हो जाती है और वो उसकी अधीनता की स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जो पुलकेशिन द्वितीय का अगला अभियान चलता है वो कोंकण विजय होता है, अर्थात कोंकण क्षेत्र पर भी वो अपने अधिकार को कायम करता है। आलुप और गंग को जीतने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय कोंकण राज्य पर आक्रमण करता है और यहाँ पर उस समय मौर्यों का शासन होता है जिनको वो बड़ी आसानी से परास्त करता है। इसके पश्चात पुलकेशिन उनकी राजधानी जिसे कि धारापुरी बोलते हैं, जिसे कि पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी भी कहा गया है, उसके ऊपर सैकड़ों नौकाओं के साथ वो आक्रमण करता है। इस धारापुरी को जिसे कि पुरी भी बोला गया है, अगर इसकी पहचान आज के समय में हम देखते हैं तो मुंबई के एलिफंटा द्वीप पर स्थित धारापुरी से इसकी पहचान की जाती है और धारापुरी उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह रहा है जहां पर कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने अधिकार को कायम किया था। इसके बाद लाट, मालव और गुर्जर क्षेत्र पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा अपनी सत्ता कायम की जाती है। ऐहोल लेख बताता है कि पुलकेशिन लाट, मालव और गुर्जर प्रदेशों को जीतता है। लाट राज्य जो होता है वो दक्षिणी गुजरात में स्थित क्षेत्र होता है जिसकी राजधानी उस समय नौसारिका होती है जो कि बड़ौदा के पास नौसारी स्थान माना गया है। उस पर अधिकार करने के पश्चात पुलकेशिन
अपने वंश के किसी व्यक्ति को लाट का प्रदेश का जो है शासक नियुक्त करता है। ऐहोल लेख ये बताता है कि मालवा भी पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार करता था। गुर्जर क्षेत्र, जो कि भड़ौज के गुर्जर जिनको माना गया है, और यह क्षेत्र उस समय दो नदियों के बीच स्थित था, इस पर भी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा अधिकार किया जाता है। इस विजय के कारण पुलकेशिन द्वितीय का जो साम्राज्य है वो उत्तरी सीमा पर काफी दूर तक पहुंचता है। लेकिन इस विजय के पश्चात जो हम सबसे बड़ी विजय देखते हैं वो माना गया है हर्ष विजय। ऐहोल प्रशस्ति ये बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय अपनी शक्ति का विस्तार जब कर रहा होता है दक्षिण में, उसी समय उत्तरी भारत पर अनेक राजाओं को जीत करके हर्षवर्धन भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है। हर्ष की विजय के कारण उसके राज्य की सीमाएं अब पुलकेशिन द्वितीय की नर्मदा घाटी तक पहुंचती हैं और ऐसी स्थिति में दोनों शासकों के बीच संघर्ष अवश्य भावी हो जाता है, यानी निश्चित हो जाता है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें कि हर्षवर्धन परास्त होता है। इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल प्रशस्त है, कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्त बोल रहा है या बताता है कि जिसके अपार ऐश्वर्य पालित सामंतों के मुकुट मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे, चरण कमल जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को पुलकेशिन ने अपने भय से विगलित कर दिया था। तो ये माना जाता है कि हर्ष जो है पुलकेशिन द्वितीय से इस युद्ध में परास्त होता है। लेकिन ऐहोल प्रशस्ति से हम इस प्रमाणिकता को बहुत नहीं मानते, क्योंकि उसमें जो ये अवधि दिखाई गई है वो 6012 ईस्वी की रही है और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा 6010 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था। क्योंकि ऐहोल प्रशस्ति में ये बात बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वो हर्षवर्धन के नाम को स्पष्ट नहीं करता है। पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दानपत्र से पता चलता है कि उसने अनेक युद्धों के विजेता शासक को जीत करके परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। और जो ये दानपत्र की तिथि है वो 613 ईस्वी की। अगर पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी में बैठता हो तो 613 ईस्वी में वो हर्षवर्धन जैसे शासक से जीत गया होगा, ये सही प्रतीत नहीं होता। तो इसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि जो 613 वर्ष ईस्वी में हैदराबाद के दानपत्र में अभिलेख है कि उसने अनेक युद्धों के विजेता शासक को जीत करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, संभवतः ये मंगलेश के लिए कहा गया होगा, क्योंकि मंगलेश उस समय का शक्तिशाली शासक था, अनेक युद्धों को उसने जीता था, तो उसको अपने चाचा मंगलेश के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था और मंगलेश को ही उसने परास्त करके संभवतः परमेश्वर की उपाधि धारण किया होगा। क्योंकि शासन सत्ता पर बैठने के 2 वर्षों में वो हर्ष जैसे प्रबल शत्रु का सामना करने में सक्षम नहीं था। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो परमेश्वर की उपाधि थी उसको हम हर्ष के ऊपर विजय से संबंधित नहीं कर सकते हैं। और ऐहोल के लेख में भी उसकी परमेश्वर की उपाधि का विवरण नहीं मिलता है। ह्वेनसांग ये बोलता है
कि हर्ष के युद्धों का अगर हम कालक्रम निश्चित करें तो हर्ष ने 618 से 627 ईस्वी तक युद्ध लड़ा था। तो इससे विचार किया जाता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 630 या 634 में युद्ध हुआ होगा, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का जो 630 ईस्वी का एक लोहनारा से अभिलेख प्राप्त होता है उसमें वो अपने पराजित शत्रुओं का उल्लेख करता है, लेकिन उसमें हर्ष का नाम नहीं दिखाई पड़ता है। और युद्ध की जो हम अवधि देखते हैं वो 630 के आसपास देखते हैं। तो 630 ईस्वी तक का जो लोहनारा का अभिलेख है वो हर्ष के ऊपर उसके विजय का कोई विवरण नहीं देता है। उसमें अनेक शत्रुओं के नाम है जिसको पुलकेशिन द्वितीय परास्त करता है, लेकिन हर्ष का नाम उसमें नहीं। और अगर हर्ष को उसने 630 ईस्वी के पहले परास्त किया होता तो उसका नाम वो बड़े ही मतलब रोचक ढंग से बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके उसका उल्लेख करता। लेकिन 634 के ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख है, तो हम ये मानते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ वो 630 से 634 ईस्वी के बीच में हुआ होगा। तो इस युद्ध को कोई स्पष्ट रूप से नहीं माना जाता है, केवल ऐहोल प्रशस्त ये बोलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को इस युद्ध में भय से विगलित किया था। इसी आधार पर हम हर्ष विजय का उल्लेख करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि हर्ष के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था और नर्मदा नदी की घाटी के बाद वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता है, जिसका कारण पुलकेशिन द्वितीय रहा होगा। तो पुलकेशिन द्वितीय के कारण अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाया होगा, तो उसे भी संभवतः पुलकेशिन द्वितीय की विजय के रूप में ही दिखाया गया होगा। फिलहाल इसके बाद जो पुलकेशिन द्वितीय का अगला अभियान चलता है वो त्रिमहाराष्ट्र के ऊपर होता है। त्रिमहाराष्ट्र ऐहोल प्रशस्त बताता है कि इस क्षेत्र में 99,000 गांव थे। ऐहोल लेख के अनुसार उच्च कुल में उत्पन्न, गुणों से पूर्ण, धर्म मार्ग पर चलने वाले, प्रभु शक्ति से पूर्ण, मंत्र शक्ति और उत्साह से पूर्ण इंद्र के समान पुलकेशिन द्वितीय ने 99,000 गांवों के 3 महाराष्ट्रों पर अपना आधिपत्य कायम किया था। तो इसका जो 3 महाराष्ट्रों का जो समीकरण है वो महाराष्ट्र को कुछ इतिहासकार बताते हैं और कुछ इतिहासकारों का मत है कि महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के प्रदेशों को त्रिमहाराष्ट्र कहा गया है। जबकि इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ये बोलते हैं कि संभवतः ये 99,000 गांव नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच के फैले हुए भाग थे। फिलहाल इन पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार कायम था। इसके बाद जो होता है वो होता है पूर्वी दक्कन। पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र है, त्रिमहाराष्ट्र के क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात पुलकेशिन अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का युवराज बनाता है और उस क्षेत्र की राजधानी का भार सौंप करके पुलकेशिन द्वितीय पूर्वी दक्कन की विजय की तरफ जाता है। पूर्वी दक्कन पर जाने के साथ दक्षिणी कोसर और कलिंग राज्य भी उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के समय उस समय दक्षिणी कोसल पर पांड्य राज्य स्थापित होता है और यहाँ का राजा उस समय बालार्जुन शिवगुप्त बोला गया। कलिंग पर इस समय गंगवंश की कोई शाखा शासन कर रही होती है और इन दोनों शासकों के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय की सेना आंध्र प्रदेश में पिष्टपुर पर आक्रमण करती है। तो अगला जो इसका आक्रमण होता है
वो होता है पृष्ठपुर। और पृष्ठपुर पर इस समय विष्णुकुंडिन वंश का शासन होता है। कुणाल झील के तट पर इसका मुकाबला होता है विष्णुकुंडिन वंश के शासक से, और एक कड़े मुकाबले के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय विष्णुकुंडिन लोगों की शक्ति का विनाश करता है। यह युद्ध काफी भयानक युद्ध होता है। ऐहोल लेख ये बोलता है कि इस युद्ध में मारे गए सैनिकों के खून से झील का पानी लाल हो जाता है। विष्णुकुंडिन उस समय आंध्र क्षेत्र का एक शक्तिशाली राज्य होता है, और कलिंग और दक्षिणी कोसल के जो क्षेत्र होते हैं वो भी विष्णुकुंडिन राज्य की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय इस राज्य पर भी अपना अधिकार या नियंत्रण रखता है, स्थापित करता है। मार्टूर का जो लेख है उससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में आते थे, और पुलकेशिन द्वितीय द्वारा आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों को कई भागों में बांट करके उन पर अपने सामंतों की नियुक्त की गई थी। इसके बाद कांची के पल्लवों के साथ उसका युद्ध होता है। अब जो युद्ध होता है वो होता है कांची के पल्लव से। यही एक ऐसा युद्ध होता है जिसे कि चालुक्य और पल्लव संघर्ष बोला गया है। तो अब हम इसी पार्ट में चालुक्य और पल्लव युद्ध के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चालुक्य और पल्लव संघर्ष ये इतिहास में काफी विवरण में मिलता है। चालुक्य और पल्लव संघर्ष जो कि पुलकेशिन द्वितीय के काल से प्रारंभ होता है। ये संघर्ष दक्षिण में, जो आंध्र के दक्षिण में पल्लवों का एक शक्तिशाली राज्य होता है, और पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन होता है। पल्लव जो शासक होता है वो महेंद्र वर्मन होता है, और इसका जो शासनकाल है वो 600 से 630 ईस्वी का माना गया है। तो इस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन होता है। पुलकेशिन द्वितीय की सेना पल्लव राज्य में आगे बढ़ते हुए कांची से केवल 15 मील दूर स्थित पुल्लूर नामक स्थान तक आती है, और जहां पर महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ उसका युद्ध होता है। महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ पुल्लूर नामक स्थान पर भीषण संघर्ष होता है। महेंद्र वर्मन इस युद्ध में अपनी राजधानी कांची को बचाने में सफल होता है, लेकिन उसके राज्य के उत्तरी प्रांत पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार हो जाता है। ऐहोल के लेख में पुलकेशिन द्वितीय के इस विजय का विवरण मिलता है, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि वो पल्लव नरेश के प्रताप को आच्छादित करता है। पुलकेशिन द्वितीय के इसी विजय के पश्चात पल्लव और चालुक्य वंश के बीच संघर्ष का सूत्रपात होता है, और ये फिर कई पीढ़ियों तक चलता है। दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य और पल्लव संघर्ष एक प्रमुख तथ्य हो जाता है। ये फिर एक कानून का रूप धारण करता है। कानून सा बन जाता है कि कर्नाटक और तमिल देश के राजा अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते हैं, और वो अब बराबर आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं। आंध्र और मैसूर अब कभी भी एक दूसरे के ऊपर कायम होने में ही अपना हित देखते हैं। इस युद्ध में कभी पलड़ा एक पक्ष का भारी होता है
और कभी पलड़ा दूसरे पक्ष का भारी होता है। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं और मैसूर का जो क्षेत्र का राजा है वो अपने हित के हिसाब से कभी एक पक्ष का साथ देता है और कभी दूसरे पक्ष का साथ देता है। पल्लवों के विरुद्ध अपने सफलता के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय कावेरी नदी पार करता है। कावेरी नदी के पार दक्षिण में स्थित चोल, केरल और पांड्य राजाओं के साथ उसके मैत्री संबंध स्थापित होते हैं। इसके पश्चात पुलकेशिन का जो है संघर्ष संभवतः 630 के आसपास समाप्त हो जाता है और वो अपनी राजधानी वापस आ जाता है। राजधानी आकर के पुलकेशिन द्वितीय अपने भाई विष्णुवर्धन को आंध्र प्रदेश का वायसराय बनाता है और वहां पर शासन करने के लिए भेजता है, जहां पर कि पूर्वी चालुक्य वंश की शाखा की स्थापना होती है और इस पूर्वी चालुक्य वंश की शाखा के द्वारा 1070 ईस्वी तक शासन किया जाता है। पल्लवों के विरुद्ध अपनी सफलता से प्रसन्न होकर के पुलकेशिन द्वितीय कांची पर आक्रमण करता है और कांची पर वो अधिकार करने की चेष्टा करता है। यहाँ पर वो अपने अधिकार को कायम करने का जो प्रयास करता है और उस प्रयास में वो कांची के काफी निकट तक पहुंचता है। लेकिन इस समय महेंद्र वर्मन का पुत्र अब नरसिंह वर्मन होता है। ये उसका दूसरा अभियान होता है जब वो कांची पर अधिकार करने की चेष्टा करता है। पहले वो पल्लव शासक के कांची क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाता है, लेकिन अब वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जिसका शासन 630 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 668 ईस्वी तक चलता है, तो इस समय वो कांची क्षेत्र पर अधिकार करने की चेष्टा करता है। लेकिन पल्लव शासक नरसिंह वर्मन काफी शक्तिशाली शासक होता है। वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को परियल, मणिमंगल, सूरमाल और दूसरे कई युद्धों में बुरी तरीके से परास्त करता है। पल्लव शासक को इस युद्ध में श्रीलंका के शासक से भी सहायता मिलती है। पराजित होकर के पुलकेशिन द्वितीय अपने राज्य को वापस आता है। अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर के नरसिंह वर्मन के द्वारा बदामी पर आक्रमण किया जाता है और बदामी के दुर्ग पर अपना अधिकार किया जाता है और संभवतः नरसिंह वर्मन से लड़ते हुए ही पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद नरसिंह वर्मन के द्वारा वातापी कोंड की उपाधि को धारण किया जाता है। बदामी में मल्लिकार्जुन देव मंदिर के पीछे एक किले पर उसके शासन के 13वें वर्ष का लेख मिलता है नरसिंह वर्मन के, जो उस क्षेत्र पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है। कुछ पल्लव लेख भी ये बताते हैं कि जिस प्रकार से अगस्त मुनि ने वातापी, एक राक्षस था, तो जिस प्रकार से अगस्त ऋषि ने वातापी का संहार किया था, उसी प्रकार से नरसिंह वर्मन ने वातापी को नष्ट किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय की जो मृत्यु है वो काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण होती है और काफी दुखद रहती है। पुलकेशिन द्वितीय का जो शासन है वो लगभग 642 ईस्वी तक चलता है और ये अपने वंश का एक सर्वाधिक शक्तिशाली और योग्य शासक सिद्ध होता है। 641 ईस्वी में होयनसांग इसके राज्य में गया था। जो होयनसांग हमने आपको हर्षवर्धन का समकालीन बताया है, वो पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में भी गया था और पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति और शासन की उसने काफी प्रशंसा किया है। वो पुलकेशिन द्वितीय की उदारता और उसकी प्रभुता की भी प्रशंसा करता है
उसके अधीनस्थ शासक उसके प्रति पूरी निष्ठा रखते थे और सेवा करते थे। ये भी ह्वेनसांग द्वारा बताया गया। ह्वेनसांग बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय की जो राज्य की भूमि थी वो बड़ी उपजाऊ थी, जलवायु उस समय की गर्म थी, उस समय के लोग सीधे साधे होते थे और ईमानदार होते थे, वे विद्या के प्रेमी होते थे, अपने हितैषियों के प्रति वो कृतज्ञ होते थे। तो इस प्रकार से वो जो है अच्छे नागरिक रहे। तो हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का जो शासन है वो एक गौरवशाली शासक होता है। वो बदामी के चालुक्य वंश का एक महानतम राजा होता है और प्राचीन काल के या प्राचीन भारत के महानतम राजाओं में से उसे एक माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय की ख्याति विदेशों में भी दिखाई पड़ती है। अरब लेखक ताबरी के विवरण से पता चलता है कि उसके शासन के 36वें वर्ष में पारसिया के शासक खुसरू द्वितीय ने अपने एक प्रतिनिधि मंडल दूत मंडल को भेजा था। ये दूत मंडल उस समय अपने साथ एक हाथी, एक पत्र और बहुमूल्य उपहार लेकर के उसके दरबार में आया था। फारसी शासक ने भी इसके उत्तर में अपना एक दूत मंडल चालुक्य शासक के दरबार में भेजा था। ताबरी भारत के इस राजा का नाम फर्मिस या प्रमेश बताता है और फर्मिस या प्रमेश का मतलब हम परमेश्वर का जो एक फारसी रूपांतरण है उसी से मानते हैं। और चालुक्य लेखन में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही परमेश्वर की उपाधि धारण किया गया था। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय के ही समय में प्रतिनिधिमंडल आया था। फर्गुसन के अनुसार हम देखते हैं तो अजंता की जो पहली गुफा है जिसकी दीवारों के चित्र में दूत मंडल का एक चित्र दिखाया गया है और गुफा की छत पर एक चित्र में खुसरू और उसकी पत्नी शीरी को और दूसरे में पुलकेशिन द्वितीय को फारसी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया। तो इस प्रकार से अजंता के इस गुहा चित्र में भी चालुक्य शासक को फारसी दूत मंडल से मिलते हुए दिखाया गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की ख्याति देश विदेश तक रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने पुलकेशिन द्वितीय जो कि बदामी के चालुक्य वंश का महानतम शासक रहा है उसके बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम पुलकेशिन द्वितीय के बाद दूसरे दक्षिण भारत के एक शासन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।